नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब इस समय चूंकि कुछ विधानसभाओं में खास करके विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जो आगामी चुनाव है 2022 में, उसको लेकर जो सरगर्मी है, वैसे भी महंगाई चुनाव को देख करके नहीं, महंगाई है। महंगाई के विषय में विपक्षी वाले बस महंगाई है, पेट्रोल डीजल का रट वो लगा रहे हैं और जो रट लगा रहे हैं केंद्र सरकार के उस टैक्स में कटौती करने के बाद भी ये जीएनपीसी वाले स्टेट और केजरीवाल जो कि इतना झूठ बोलता था, वो अपना वैट घटाने को तैयार नहीं है, हला करने के लिए वो तैयार है। बल्कि कोई बीएसपी वाला कह रहा था कि ये प्रियंका गांधी को कहिए कि जाकर राजस्थान की सरकार के आगे जो वो धरना देकर बैठ जाए। तो ये सब बहुत झूठे और मक्कार किस्म के हैं और अपने जनता के साथ झूठी हमदर्दी बस दिखाते हैं। तो जैसे ये झूठी है ये प्रियंका गांधी, भारतीय जनता दल तो चूंकि आवाम के लिहाज से कहते कि बहुत झूठी और मक्कार किस्म की है और डीजल पेट्रोल कह रही थी, उसी की सरकार, राजस्थान की सरकार जो है अपना वैट घटाने को तैयार नहीं है। अब तो वो उसको उचित भी ठहरा रहे कि शायद वो वैट घटाएगी भी नहीं राजस्थान की जो गलत सरकार है। तो ये सब जनता के प्रति जो है बहुत झूठे और मक्कार किस्म के हैं, खास करके जीएनपीसी वाले गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस वाले, समाजवादी पार्टी वाले, बसपा वाले सभी। और उसने भी नहीं घटाया है। जो पश्चिम बंगाल वाली है ममता बनर्जी टीएमसी की, तो ये सब बहुत झूठे मक्कार किस्म के हैं। लेकिन ये महंगाई का जो आयाम है और बड़ा यानी इस मामले में है कि ये देश को मालूम है और काफी लोगों को मालूम है कि ये जो जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, इसने इस देश का पैसा लूट कर विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा किया हुआ है। 2014 के चुनाव में काफी आशा लगा करके इस देश की आवाम ने प्रधानमंत्री जी को श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाया और इसे आशा से भी और उन्होंने इसका वादा भी किया था। और 2014 के चुनाव में भोपाल में ये इन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि यदि एक के आगे
एक लिख करके उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए तो भोपाल से बढ़ते बढ़ते वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी लुटेरी है। ये बात मोदी जी ने जो है चुनाव सभा में बोला था भोपाल में, ये उनको मालूम है। और आज की तारीख में इन दोनों जो माँ बेटे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से, जो कि जिस तरह की रिपोर्टें हैं, और मैंने भारत में तो मीडिया उसी के द्वारा स्थापित है और मीडिया भी उतना ही गद्दार है, लगभग मीडिया जो उन्हीं के चमचों द्वारा, उन्हीं के स्टूजेज के द्वारा वह स्थापित है, तो वो पूरा गद्दार ही है। तो वो तो नहीं बता रहा, लेकिन और भी रिपोर्टें मैंने विदेशी सूत्रों से और एजेंसियों से जो खबरें हैं उसके अनुसार जो आज की तारीख में 150 से लेकर 180 लाख करोड़ का कालाधन ये माँ बेटे के नाम से है। और भी कालाधन होगा, वैसे तो समूचा कालाधन यदि लाया जाए तो वो कम से कम 1200 से लेकर 1300 लाख करोड़ का है। तो जिसमें कालाधन की बात उठी थी 2011-12 के आसपास, तो बाबा रामदेव ने कहा था कि कम से कम यह भारत सरकार जो है वो संसद से ये कानून ही बनवा दे, एक कानून पास करा दे कि जो जिस भी भारतीय का कालाधन विदेशी बैंकों में जमा है, सारा कालाधन वो भारत का धन है और भारत की संपत्ति है, भारत सरकार की संपत्ति है। तो भारत की एजेंसियों को, मैंने ईबी और ईडी, सीबीआई इत्यादि को वो जो है एनआईबी, आईबी और ये जो इनकम टैक्स की जो एजेंसियां हैं, सबको अधिकार मिल जाएगा कि उन जो विदेशी बैंकों में कालाधन जमा है उस पर कार्रवाई करने का और उसको वापस लाने के लिए ये यानी भारत की जो सरकारी एजेंसियां हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है और आईबी है इत्यादि है, और जो है वो इनकम टैक्स जैसे सीबीडीटी वगैरह जो है, सबको अधिकार मिल जाएगा। लेकिन इस मोदी महोदय को 7.25 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक इन्होंने जानबूझ करके ऐसा कानून नहीं बनाया। और महंगाई से पूरा जनता पिस रही है। कम से कम वो 180 लाख करोड़ रुपया आ गया होता, और इस डीजल पेट्रोल पर सब्सिडी यदि दे दी गई होती तो वही पेट्रोल 50-60 के आसपास, डीजल भी जो है 40-50 के आसपास जो है मिल गया होता, अब मिलता। और इतना ही नहीं, काफी जो आवश्यक परियोजनाएं हैं जो कि भारत में चल रही हैं, और वो खैर बहुत आवश्यक हैं, हमारे आर्थिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक हैं। भारतमाला है, एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, हाईवे का नेटवर्क है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, और सीमाओं पर जो सड़क बनाना है, सीमाओं पर जो रेलवे लिंक देना है, डिफिकल्ट जो दुर्गम क्षेत्र हैं हमारे जम्मू कश्मीर के और पूर्वोत्तर राज्यों के, जैसे कि आपका मेघालय है, नागालैंड है, आसाम के काफ़ी क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इन क्षेत्रों में जो काम चल रहा है हाईवेज का, एक्सप्रेसवे का और रेल तंत्र बिछाने का, और वो दुर्गम क्षेत्रों में बड़ा कठिन काम है। ऊंचे पुल हैं और कई सुरंगें हैं। यही हाल जो है जम्मू कश्मीर में भी, और यही हाल जो है सीमा जो सड़क है जो कि चीन के साथ लगती है, उसमें भी यही हाल है। तो काफ़ी
काफी धन इसमें लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुल मिलाकर के 110 या 115 लाख करोड़ का इसमें है। तो और फिर इधर जो है जो डीजल पेट्रोल पर यदि सब्सिडी मिल गई होती तो इसके भी दाम काफी घट सकते हैं। और नदियों को जोड़ने का वो भी काम जो है बहुत जरूरी है, जो कि नदियों को जोड़ने से मैंने ये राहत मिलेगी कि भारत के जिस समय में कुछ नदियों में बाढ़ रहती है, उसी समय जो है भारत के कुछ क्षेत्रों में पानी की किल्लत रहती है, पानी की दिक्कत रहती है, पीने का पानी हो चाहे वो सिंचाई का पानी हो। तो बाढ़ पर काबू पाना और जो है पानी की किल्लत की समस्या को भी दूर होना या दूर करना, दोनों समस्या एक साथ का समाधान है कि सभी नदियों को जोड़ना। और दक्षिण के राज्यों में तो पानी को लेकर के माने इतनी इस स्तर की प्रतिद्वंदिता है, खास करके कि वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी के जल को लेकर के हमने तो एक बार बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में वो शत्रुता, वो वैमनस्य, वो प्रतिद्वंदिता जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में भी देखने को नहीं मिलता होगा, सिर्फ पानी को लेकर के। तो यदि नदियों को जोड़ दिया जाए, पानी की पर्याप्त माने मात्रा जो है सभी राज्यों को, खास करके आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और केरल को मिल जाए तो फिर इस तरह की समस्याएं दूर हो जाए। तो फिर इसका उपाय वही है, नदियों को, भारत की सभी नदियों को जोड़ना। और एक बड़ा ये एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी और कैपिटल इंटेंसिव और यानी इसमें काफी पूंजी लगने वाले ये प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत जरूरी है। और इसकी परिकल्पना जो है यानी 1950 के दशक के शुरुआत में ही हुई थी और वाजपेयी की सरकार ने भी काफी जोर लगाया था, लेकिन चूंकि इसमें इतना कैपिटल लगता है तो वो बोल करके भी पीछे हट गई। तो वो सारा काला धन जो है वो नदियों के जोड़ने में, और ये तो सभी लोग जानते हैं कि कम से कम ये बाढ़ के कारण जो है हर साल अरबों की फसल जो है का नुकसान होता है और हजारों हमारे भारतीय भाई बहनों को जान गंवानी पड़ती है। तो नदियों को जोड़ने का वाला कार्यक्रम जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, वह देश के लिए बहुत आवश्यक है और इस तरह की राहत देने के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो ये मोदी महोदय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वह जीएनपीसी के द्वारा लूट कर जमा किए हुए काले धन को गेंडुली मार करके उसकी रक्षा कर रहे हैं। उस पर न तो मोदी महोदय न तो बीजेपी वाले बात करने को तैयार हैं, जिसके आधार पर उन्होंने 2014 का चुनाव जीता था। यही तो बीजेपी वालों का, मोदी जी का हमारे देश के खिलाफ गद्दारी है। यही गद्दारी है कि जिस पर उन्होंने चुनाव जीता था और जो वादा करके गए थे, आज उस पर बात करने को तैयार नहीं कि जीएनपीसी के द्वारा लूट करके जमा किए हुए काले धन को वापस लाना भी है कि नहीं लाना है। और जैसा कि अभी बताया गया कि यदि वो ला दिया जाए और कम से कम डीजल पेट्रोल की कीमतों पर काफ़ी सब्सिडी दी जाए तो वो कीमतें काफ़ी वो नीचे आ जाएंगी। और खास करके डीजल पर कीमत घटने का मतलब कि बाकी और चीज़ों का जो कि डीजल जो है जो हमारा यातायात है, चाहे रेल का है चाहे ट्रकों से है, जैसे भी हो, तो उसकी ढुलाई के कारण जो है हर वस्तुओं की कीमत पर उसका असर पड़ता है। तो कीमतें भी और भी वस्तुओं की कीमतों भी नीचे आ सकती हैं। लेकिन यही गद्दारी बीजेपी वालों की है और मोदी जी की है कि देश की जो डकैत है, सबसे बड़ी डकैत जीएनपीसी के काले धन को वो छूना नहीं चाहते। ये देश को जानना चाहिए। जनता मरे तो मरे, जनता जो है
महंगाई के कारण मदद हो रहा है, लेकिन मोदी जी जीएनपीसी के द्वारा लूट करके काला धन जो जमा हुआ है विदेशी बैंकों में, उस पर न तो बात करने के लिए तैयार हैं, न तो उसको छूने के लिए तैयार हैं। और सिफत इस बात की है कि सिर्फ मोदी जी नहीं, यदि मोदी जी उसकी बात करना शुरू करेंगे तो बात इसकी आएगी कि जो अखिलेश के पास जो काला धन है उसका भी होना चाहिए, मायावती का भी जो काला धन है उसको भी आना चाहिए, सबका काला धन आना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग देखते होंगे विशेषता कि ये विरोध वाले महंगाई डीजल पेट्रोल का रटत बहुत लगाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम हो, चाहे ये जीएनपीसी वाले, कि भाई हमारा जो लूटा हुआ काला धन वही ला करके कम से कम वो सब्सिडी वो दे दो, तो कम से कम ये महंगाई काफी जो है कम हो जाएगी और जनता जो इसमें त्रस्त हो रही है उसको इससे निजात मिल जाएगी। तो कोई भी जो विरोध में है, खासकर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस वाले तो जो उनके राज्य हैं उनमें राज्य का वैट घटाने को उनको तैयार नहीं है। इतने वो माने पाखंडी और इतने झूठ बोलने वाले हैं, और ये भी नहीं कहने वाले कि भाई हमारा ये काला धन है, इसी को ला करके कम से कम सब्सिडी दे करके जनता को महंगाई की मार से निजात दिलाई जाए, नहीं बोलेंगे। और कम से कम अखिलेश भी नहीं बोलेंगे भाई कि इस कांग्रेस का काला धन लाइए, मायावती भी नहीं बोलेगी कि इसका कांग्रेस का काला धन लाइए। उनको मालूम है कि जिसमें वो कांग्रेस के काला धन का नाम लेंगे तो पलट करके कांग्रेस वाले भी इसे अखिलेश के काला धन का नाम लेंगे, मायावती के काला धन का नाम लेंगे, वो जो ममता बनर्जी का जो काला धन है उसका नाम लेंगे, और लोगों के काला धन का नाम लेंगे। तो ये जनता के प्रति कितने विश्वासघाती और झूठे हैं ये सब मैंने ये जीएनपीसी कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले, इसको देखने की जरूरत है। इनकी हमदर्दी सिर्फ आपको लुभा करके जो वोट छीनने की है। तो जहां एक और इन समाजवादियों की, जीएनपीसी और कांग्रेसियों की और बसपाइयों की या टीएमसी वालों की, आरजेडी वालों की, बस महंगाई डीजल पेट्रोल का एक झूठा इसलिए कि कोई नहीं कह रहा है कि भाई जो काला धन है वो ला करके इसमें लगाओ, और जनता को इस जो महंगाई की जो विभीषिका है, जो महामारी है, उसे बचाओ, कोई नहीं कहता। तो इसीलिए इन सबों का जो हमदर्दी है जनता के प्रति बिल्कुल दिखा हुआ है और आपके आगे वोट छीनने वाली है। तो एक पक्ष तो यह है, लेकिन दूसरा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी और मोदी जी भी जीएनपीसी के द्वारा लूटे हुए काले धन को छूना नहीं चाहते हैं, उस पर बात करना नहीं चाहते। ये भी गद्दारी है बीजेपी वालों की, मोदी जी की, अपने अवाम के खिलाफ और इस देश के खिलाफ। इतना ही नहीं, इन सब बातों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कितना ये क्रूएल माने ये कोरा मजाक है कि महज जो है 65 करोड़ की दलाली का राफेल में उसका मुद्दा उछाल रहे हैं कि इसमें राफेल में जो है 65 करोड़ की दलाली का। सवाल इस बात का, मोदी जी आप इतना बेवकूफ समझ रहे हैं पूरे देश को। यह देश जानता है कि सबसे बड़ी लुटेरी डकैत जो है जीएनपीसी है। अब आप उसको वो डकैत और लुटेरी के रूप में बेनकाब नहीं होने देना चाहते, तो बात दूसरी है। तो
तमाम टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि 65 करोड़ की दलाली, 40% की दलाली। इसने हमेशा देश हित को कुचल करके लूटने का ही काम किया है इस जेएनपीसी ने। और आप इस डकैत और लूटने वाली जेएनपीसी को बचा करके, उसकी रक्षा करके, महज जो है एक 65 करोड़ कभी की बात दिखा करके उसके 150 से लेकर 180 लाख करोड़ के कालाधन को बचा रहे हैं आप। ये गद्दारी है मोदी जी और बीजेपी वालों की देश के खिलाफ। इस तरह की परिचर्चाओं को देख करके किसी को भी जिसको भी इनकी असलियत मालूम हो और देश के प्रति संवेदना हो, आवाम के प्रति संवेदना हो, तो इन परिचर्चाओं को देख करके उबकाई आती है, नौसी आती है कि कितना पाखंड ये कर रही बीजेपी और मोदी की सरकार, कि उनके 150 से लेकर 180 लाख करोड़ के कालाधन को छिपाने के लिए इस तरह का हुआ वो खड़ा कर रही है कि वो राफेल में 65 करोड़ की जो है माने दलाली है ये, और जो है 40% की दलाली है। ये सिर्फ जो है जेएनपीसी के 150 से लेकर 80 लाख करोड़ के कालाधन को बचाने के लिए। ये जनता को जानना चाहिए कि बीजेपी वाले कितने धोखेबाज हैं, कितने विश्वासघाती हैं हमारे देश के खिलाफ। और देखिए जनता पिस रही है, महंगाई से पिस रही है, महंगाई की मार झेल है, और जिस जनता ने उसको जो बीजेपी को सत्ता में बिठाया और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो वो जनता को पिसवा रहे हैं। लेकिन जेएनपीसी के द्वारा लूट करके जमा किए हुए काले धन को छू तक नहीं रहे हैं, न उसको छू रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, और न उस पर बात करने को तैयार है। ये अपनी आवाम के खिलाफ जो है कितनी बड़ी मैंने विश्वासघात और गद्दारी है। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा गया, वो सब टुकड़ों में इस तरह से कहते हैं कि कोई भाषण दे रहा था कि ये जो मैंने जब गुलामी का वक्त था और अंग्रेजों का शासन था, तो जो खिलाफत आंदोलन को मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया। मोपला जो कांड था, हालांकि वो बोला था कि वो हिंदुओं के खिलाफ जो है कुछ हिंसक तत्व जो है वो काफ़ी मारकाट कर रहे थे। तो वहाँ पर भी ये गांधी ने जो है वो जो हिंसा कर रहे थे उनके पक्ष में मैंने बयान दिया और कहा कि ये उनका जिहादी अधिकार है, कुछ ऐसे बोल रहे थे। भारतीय जनता दल ने उस पोस्ट को जब कहा कि भाई ये मोहनदास करमचंद गांधी जो इतना बड़ा गद्दार था, उसकी गद्दारी को पर पर्दा डालने के लिए यानी उसको एक दिखावटी के रूप में मैंने एक विरोध दिखा करके जो है उसको एक मैंने बड़ी सफाई से बचाने का एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से कई बार बताया हुआ है कि जब ये भंग हुआ था, माने बंगाल का विभाजन या पार्टीशन ऑफ बंगाल मान लीजिए 1905 में, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी जागरण चले थे और कई स्वदेशी जागरण मंच भी बन गए थे, यानी देशभक्ति वाला। तो उसमें पूरी एकता, तो जहां भी एकता की बात उठती थी तो अंग्रेज जो है
वो हिल जाते थे कि एकता जो है उनके शासन का दुश्मन है। तो इस स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए या उसका जवाब या उसको खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने इस जो मोहनदास करमचंद गांधी है जो कि दक्षिण अफ्रीका में था, उसको पैराशूट करवाते हैं भारत में, सिर्फ स्वदेशी आंदोलन के जवाब में या स्वदेशी आंदोलन को खत्म करने के लिए जो कि एक राजभक्ति का आंदोलन था। तो उसी से तभी से पता चलता है। और वहां भी दक्षिण अफ्रीका में भी यह अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कई बार नमूना या कई बार सार्वजनिक वक्तव्य दे चुका था ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये माने अंग्रेजों का दलाल था, ये मुखबिर था ये वहां भी। इसलिए ये बात जो है कई सूत्रों से जो मालूम हुआ वो तो हुआ ही है। अम्बेडकर जी ने भी, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी इस कहा था कि ये बहुत खतरनाक किस्म का दलाल है। बोले थे अंग्रेज में ये डबल डीलर है। डबल डीलर माना कि यह अपने भारत की आवाम से ये दिलासा दिलाता है कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और उससे अंग्रेजों से ऐसे अलग ढंग से वो डील करता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में बताया हुआ है कि ये डबल वो डीलर था। तो दक्षिण अफ्रीका के दौरान में जिसमें कि ये तमाम उसके एक झूठी महिमा मंडन में दिखाया गया, वो है सब झूठा है। वहां भी जो है पूरा जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है वफादारी और एक नकली किस्म का विरोध प्रतिरोध कुछ आंदोलन कर लिया, वो चलता रहा। तो भारत में भी जब ये यानी बंगाल का विभाजन हुआ या बंग भंग जिसे कहते हैं या पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो उसमें यानी देशभक्ति के उसके विरोध में एक जागृति आई, स्वदेशी आंदोलन चला और एकता। तो अंग्रेज जो है घबरा गए। तो इस मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से पैराशूट करवाया भारत में। तो यह 1914-15 के आसपास आया भारत में। उसमें प्रथम विश्व युद्ध 1914 से जो 1914 से 1919 तक चला था, वो चल रहा था। तो अंग्रेजों को एक सेना ऐसी चाहिए थी कि जिसमें भारतीय लोग हों, और भारतीय लोग जो सेना के दृष्टिकोण से बड़े बहादुर होते हैं, निडर होते हैं, डटे रहते हैं। उसकी अपेक्षा जो अंग्रेज तो कहीं ठहरते नहीं हैं। तो बिल्कुल सख्त जरूरत थी भारतीयों की अंग्रेजी सेना के लिए, जो जिसका इस्तेमाल वो सब करते प्रथम विश्व युद्ध में। तो वही काम किया इसने गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। आते ही जो है सार्वजनिक रूप से जो है अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का या निष्ठा का उसने सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया कि मैं अंग्रेजी सरकार से मोहब्बत करता हूं, इसलिए भारत के नौजवानों को भी, नव युवकों को भी ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी या वफादारी के सबूत के तौर पर उनकी सेना में भर्ती हो जाना चाहिए। तो यह कह करके जो है भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया ताकि उस अंग्रेजी सरकार की सहायता हो सके प्रथम विश्व युद्ध में। तो इस प्रकार इसने हमारे दुश्मन अंग्रेजी सरकार की जो है मैंने जिस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हम भारतीय जो है लड़ रहे थे,
भगत सिंह ने अपनी जान दी, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जान दी, अशफाक उल्लाह ने अपनी जान दी, चंद्रशेखर आजाद ने जान दी, उसी की सहायता कर रहा था ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तो गद्दारी का जो है इसका सिलसिला शुरू हो गया था तभी से। उसे मैंने अंग्रेजों का दलाल बन करके, उसका मुखबिर बनकर वो जो है भारत के लोगों से, भारत लोगों के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ गद्दारी के और भी तमाम वो नमूने हैं। लेकिन कुछ एक का संकलन हम भारतीय भाई बहनों के समक्ष जो है वो बताया जा रहा है। हमारे भारतीय समाज का जो है, हमारे भारतीय समाज में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, उस तबके में कुछ कट्टरवादी तत्व हैं। वो कट्टरवादी तो बड़े विचित्र किस्म के हैं। वो भारत में जो कुछ होता ही है, भारत के बाहर कोई भी यानी उनका पांथिक कोई मैंने बात होती है, उसके लिए आंदोलन चलाते हैं भारत में। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि करीब 2 साल हुआ रोहिंग्या की बात को लेकर के इसी आजाद मैदान में इन्होंने इतनी हिंसा फैलाई। देखिए, हालांकि उसको लेकर के हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तो जो पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के तबके को पूरा लपेट रहा था, लेकिन वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने बराबर इस पहलू पर, मुद्दे पर अपनी आवाम को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को आगाह किया है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में, मैंने जो हमारा भारतीय समाज है उसका एक तबका है, हमारा आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज का एक तबका है। तो इस तबके में एक हिस्सा है कट्टरवादियों का। और कट्टरवादियों की फितरत ये है कि भारत में तो जो उपद्रव करते हैं, मैंने यहाँ की बातों को लेकर के, भारत के बाहर की बातों को लेकर के, तो कभी रोहिंग्या की बातों को लेकर के, कभी टर्की में की बात को लेकर के, कभी सऊदी अरबिया की बातों को लेकर के, ये भारत में ही करते हैं उपद्रव। और वो उपद्रव करने वाले कौन होते हैं? हमारे भारतीय समाज के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कुछ कट्टरवादी हिंसक है, हिंसक है, उपद्रवी है और असामाजिक तत्वों का एक टुकड़ा है, वही करवाता है। तो वही इसी तरह का जो तत्वों का जो गिरोह है, वह 1919 में भी टर्की की बात को लेकर के, वो कुछ वहाँ के जो क्रिश्चियन हैं और वहाँ के खलीफा के बीच में कुछ टकराहट थी। तो उस खलीफा, टर्की के खलीफा की बात को लेकर के वही एक कट्टरवादी तत्व एक जो है आंदोलन चला रहे थे भारत में। तो उस आंदोलन का नाम था खलीफत आंदोलन। खलीफत जो खलीफा था, तो खलीफत आंदोलन तो नाम रह गए। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के इशारे पर उस खलीफत आंदोलन का नाम बदल करके कर दिया गया खिलाफत आंदोलन। तो इसकी गद्दारी यहीं पर नहीं रुकी। तो उस खलीफत मैंने जो कि टर्की के खलीफा को लेकर के आंदोलन चला रहे थे, जो कुछ कट्टरवादी असामाजिक तत्व जो है, उसको इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने खलीफत का नाम बदल करके कर दिया खिलाफत आंदोलन। और उस खिलाफत आंदोलन जो कि वास्तव में खलीफत आंदोलन था, उस पर जो है आजादी की जंग का या आजादी की या स्वतंत्रता आंदोलन का मुलम्मा चढ़ा करके, आवरण चढ़ा करके उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दिया इसने, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। देखिए, जो खलीफत आंदोलन था उसका नाम पहले बदल कर दिया खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन पर जो है माने स्वतंत्रता
यानी स्वतंत्रता के संघर्ष का आंदोलन का मुलम्मा या आवरण चढ़ाकर उसको राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दे करके इसने अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी किया इस मोहनदास करमचंद गांधी ने। ये पूरे देश में जो फैलाए हुए हैं कि नेहरू और गांधी ने आज़ादी लाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये कभी भी ये अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय की चुस्कियां लेने वाले, जेल में भी गए तो जेल में अंग्रेजों ने इनके लिए जो है वो ठाट बाट की व्यवस्था की थी। और दूसरी ओर हमारे जो देशभक्त किस्म के, क्रांतिकारी किस्म के अमर शहीद जो है, या तो जो अंडमान की जो काल कोठरी की जो 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 यातनाएं हैं, बड़ी जघन्य और बहुत निर्मम यातनाओं को झेला, या तो वो उन लोगों ने प्राण गंवाए। तो इसे जो कांग्रेसियों में यानी कोई प्राण नहीं गंवाया, कोई वो यातना झेला। ये सब मुखबिर और दलाली करते रहे। और अंग्रेज, जैसा कि किसी और एपिसोड में स्पष्ट किया जाएगा, अंग्रेज भागे भी तो यानी इस देश को छोड़ने जो मजबूर हुए, सब बोलते हैं ना कि भाई वो सन 42 वाला भारत छोड़ो वाला, वो सब बकवास, झूठा। जिस प्रकार ये जेएनपीसी वाले झूठ बोल रहे हैं ना जनता के सामने, उसी प्रकार का ये झूठा और मक्कार था ये मोहनदास करमचंद गांधी और उसका वो आंदोलन जो है 1942 वाला। तो इस पर आ जाइए कि इसने उसका नाम दिया 19 जो माने खलीफत आंदोलन का नाम जो है वो आज़ादी के माने स्वतंत्रता संघर्ष का आंदोलन नाम देकर के उसको राष्ट्रीय नाम देने की कोशिश किया इसने, इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। इतना ही नहीं, केरल में वो माने हिंसक तत्व, वही हिंसक तत्व कौन, जैसे जो अभी बताया गया है कि हमारे भारतीय समाज का जो है इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज वाला जो तबका है, उसमें असामाजिक, कट्टरवादी, हिंसक और उपद्रवी तत्वों का एक हिस्सा है। तो वही जो है केरल में यानी मोपला आंदोलन का नाम दे करके वह जो है मैंने दूसरे आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ वो हिंसा मचा रहे थे। उस हिंसा को इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उनके जिहादी हक का नाम दे दिया कि भाई उनको इस तरह से हिंसा करने का हक है, जिहादी हक है उनको। तो इस स्तर का वो गद्दार था और उसको जो है वो जिहादी हक का नाम दिया। और जेएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस के जो चाटुकार इतिहासकार हैं, माने क्रॉनिक हिस्टोरियंस हैं, उसको मोबला अपराइजिंग का नाम दिया। तो सब यानी कोई भी बहुत गौर से देखेगा, भारतीय जनता दल तो मैंने इस तरह से अपने ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये कितनी बड़ी गद्दार, और उसको पूरे हमारे देश की मानसिकता पर कि वो राष्ट्रपिता, सत्य का पुजारी, अहिंसा का पुजारी, वो जो बच्चा स्कूल जाता है बस इन्हीं दोनों की फोटो देखता है। इन गद्दारों को अपना आदर्श बना करके वो हमारे देश के भविष्य को के साथ जो है कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, वो भी सुनियोजित ढंग से। सवाल इस बात का है, हमारा देश आदर्श मानता सुभाष चंद्र बोस को, सैयद आजम भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, अशफाक उल्लाह को, खुदीराम बोस को इत्यादि को, और बाबा साहब अम्बेडकर को। उसको आदर्श मानने के बजाय
इन देश के गद्दारों का नाम हर जगह जो है, हर स्कूल में, और स्कूल ही नहीं, हर गली कूच में, चौराहे पर, ईंट पत्थर, हवाई जहाज, शिक्षण हवाई अड्डा, शिक्षण हर जगह इन सबों ने वहां पर जड़ दिया है इन गद्दारों का नाम। बहुत दुख होता है। ये जो मोहनदास करमचंद गांधी था, वह अपने आगे किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था। ये भी उसकी एक दुर्भावना हमेशा से रही है। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ 1939 से, जब शुरू हुआ 1939 में और 1945 तक चला, तो जब वो शुरू हुआ 1939 में, और उसी साल हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, कांग्रेस का अध्यक्ष जो है, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश को नाकाम करते हुए उसके मंडली के द्वारा खड़ा किए गए वो कैंडिडेट सीता वीरमैया, पट्टा वीरमैया को परास्त करते हुए जब कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव जीते, हालांकि जीतने के बाद भी जो है वो साजिश करके फिर उनको ऐसी परिस्थितियां उनके सामने कर दिया हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चारों ओर, कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए जो है चुनाव जीत करके भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो उसी समय उन्होंने जब वो माने कांग्रेस के अध्यक्ष माने वो बन गए थे, तो उन्होंने इस गांधी से कहा था कि अब चूंकि ये युद्ध छिड़ गया है और यही सबसे बढ़िया मौका है, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कि स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, यानी जब लोहा गर्म हो तब उसी वक्त जो है बिल्कुल हथौड़ा मारिए, प्रहार करिए, कामयाबी मिलती है। तो इसमें अंग्रेज जो है वो इसमें अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ करके कमजोर होंगे और इसी समय जो है वो प्रहार करने की जरूरत है। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी हमारे आदरणीय जो है राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात को खारिज कर दिया है, क्योंकि नहीं ये जो है मैंने वफादारी के खिलाफ होगा, और वफादारी की राजनीति तो करता ही रहा है। अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की ही राजनीति, क्या वफादारी हुआ, मुखबिरी हुआ, दलाली हुआ, वही तो करता रहा। तो खैर उसको कुछ और शब्दों में करके सुभाष चंद्र बोस की बात को, सुभाष चंद्र बोस ये कह रहे थे कि यही वक्त है कि जिसमें अंग्रेज कमजोर हो रहे हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ करके तो हमको अपने जो है आज़ादी की जंग को तेज करने के लिए जो है वो तेज किया जाए। तो उनकी बात को खारिज कर दिया और उन्हीं की बात को जाकर के 1942 में उठाया। अब तो हम नाटक किया कि डू और डाई, करो या मरो तमाम। हालांकि वो भी उनका जो 1942 वाला बिल्कुल फिजिल आउट हो गया, बिल्कुल माने वो बिल्कुल बंद ही हो गया, वो फ्लॉप हो गया। लोग अपने अपने घरों में वो अपना घाव जो है वो सला रहे थे, आराम कर रहे थे। तो इतना इस स्तर का यानी जितने भी हमारे देशभक्त हैं उनको कभी वो कांग्रेस में कभी वो रहे भी हैं, उनको भी एक गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी आगे नहीं आने दिया। और जो ये पोज करते हैं कि गांधी के जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वाला, उसी कारण जो अंग्रेज छोड़ने को, भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हुए, यह भी निरा झूठा है। ये उसी प्रकार झूठा है कि जिस प्रकार ये प्रचारित ये किए हैं कांग्रेस वाले या जेएनपीसी वाले कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जबकि वो
शुद्धतः वो अंग्रेजी हुकूमत के मुखबिर और दलाली थे, और मुखबिर और दलाल थे, और मुखबिर और दलाली की, यानी आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहन करके। और उसी प्रकार ये वैसे ही है कि जैसे ये बीजेपी वाले राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके इस राष्ट्र के खिलाफ जो है सारी गतिविधियां वो चला रहे हैं। वही चीज है। तो इस तरह के छली कपटी वो का दौर जो है वो छल कपट का दौर जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने किया हुआ है। तो अब जैसा कि बताया गया है, मतलब कि ये जेएनपीसी के जितने भी चाटुकार मंडली है, चाहे इतिहासकारों का, चाहे बौद्धिक वर्ग का, चाहे मीडिया का, चाहे पत्रकारों का, इस तरह से जो है वो इस तरह से दिखाते हैं कि जो 1942 वाला भारत छोड़ो वाला आंदोलन था इस गांधी का, उसी कारण जो है वो अंग्रेज जाने को मजबूर हुए। गलत। वो हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो स्थापित या बनाई गई सेना थी हमारे आजाद हिंद फौज, 60,000 सैनिकों में से 28,000 सैनिक जो है अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। उसकी शहादत की प्रेरणा से रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हुई, और फिर और भी आर्मी में भी, यानी अंग्रेजों की जो आर्मी थी भारत में, उसमें भी बगावत शुरू हो गए थे। जो भारतीय थे वो प्रेरणा, उसी प्रेरणा से वो बगावत शुरू कर दिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जो है जिसने भारत की आजादी का अधिनियम, यानी मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करवाया, जिस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, उसकी जो है वो स्वीकारोक्ति है, उसने कबूल किया है। वो एक बार जो है 1955 में आया था। ये तो कोई एकाध पिछले एपिसोडों में भी बताया गया था कि वो क्लीमेंट एटली जिसने कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारत स्वाधीनता अधिनियम जो ब्रिटेन की संसद में पास करवाया, तो 1955 के आसपास जो है यहाँ आया था भारत में, और वो कलकत्ता के गेस्ट हाउस में रुका जा करके। तो कलकत्ता में जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फणिभूषण चक्रवर्ती, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फणिभूषण चक्रवर्ती, जो कि पश्चिम बंगाल के एक्टिंग गवर्नर भी थे, तो एज ए कर्टसी मीट, यानी वो शिष्टाचार के रूप में वो क्लीमेंट एटली से मिलने गए। और बाद में उन्होंने पूछा कि साहब ये बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध भी आप जीत ही चुके थे, कांग्रेस का जो है वो 1942 वाला जो भारत छोड़ो वाला आंदोलन भी लगभग वो फ्लॉप ही हो गया था, कोई उसका असर भी नहीं था। तमाम वो कांग्रेसी नेता जो है अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे। तो फिर क्या बात थी कि अब जो है वो यानी भारत छोड़ने का मन आप लोगों ने वो बना लिया था। तो क्लीमेंट एटली ने ही बताया कि वो जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी जो सेना, जो सुभाष चंद्र बोस के कारण और उनकी सेना की जो शहादत हुई, उससे प्रेरित होकर के रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हुई। और आर्मी के कई उसमें बैरक से हमेशा खबर आती थी कि इस बैरक में बगावत की खबर है, इस बैरक में बगावत की खबर है, आने लगी। तभी वो हिल गए कि जब किसी देश की सेना ही, चूंकि सेना के बल पर वो शासन करते थे भारत में, जब सेना ही जो है वो बगावत पर आ गई, तब उन्होंने सोचा कि अब जो है
शासन करना भारत में अब लगभग जब वो मुमकिन नहीं है, लगभग नामुमकिन सा है। तो उस सेना में बगावत होने का मुख्य कारण था सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज की शहादत की प्रेरणा। तो अंग्रेज जो भागने को मजबूर हुए भारत से, यहाँ से भागने को जो मजबूर हुए, वो जो है उसमें सिर्फ कारण थे हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, न कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी या गद्दार जो है वो जवाहरलाल नेहरू। ये तथ्य जो है सभी देशवासियों को जानना चाहिए, मोदी महोदय को भी जानना चाहिए, बीजेपी वालों को भी जानना चाहिए, और भारतीय जनता दल इस बीजेपी से पूछना चाहता है, मोदी जी से पूछना चाहता है, क्या आपको ये नहीं मालूम है कि अंग्रेज जो है किसकी वजह से जो है वो छोड़ने को मजबूर हुए? तब भी आप जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को महत्व क्यों दे रहे हैं? तब भी आप जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की पूजा क्यों कर रहे हैं? यही सवाल भारतीय जनता दल हमारे आदरणीय भारतीय आवाम के जरिए इनसे पूछ रहा है। हकीकत यह है कि भाई हमारे सुभाष चंद्र बोस के ही कारण, हमारे सुभाष चंद्र बोस की सेना जो आजाद हिंद फौज थी INA, उसकी कुर्बानी शहादत के ही कारण जो है वो अंग्रेज छोड़ने को मजबूर हुए। तब भी ये इस तरह का झूठ का प्रचार कि मोहनदास करमचंद गांधी का जो है जो भारत छोड़ो सन 42 वाला आंदोलन, उससे अंग्रेज भागे। इसका पर्दाफाश बीजेपी जनता के सामने इस JNPC को क्यों नहीं कर रही है? तो इस तरह से वो दृष्टांत है, उदाहरण है, मिसालें हैं जो कि सब बयान करती हैं कि किस प्रकार ये बीजेपी इस JNPC के चाहे गांधी हो चाहे नेहरू हो, और फिर इसके बाद इंदिरा राजीव और राहुल सोनिया, सबको किस तरह से बचा रही है। इस देश का यह दुखड़ा है। आखिर हमारी देश के अवाम इन देश के दुश्मनों को पहचानेंगे कैसे? आज भारतीय जनता दल कुछ इकट्ठा करके तथ्य के आधार पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं भाई, जो ये हवा ये फैलाए हुए हैं कि जिन्होंने आज़ादी लाई वो अंग्रेजों के मुखबिर और दलाल थे, और इतना बड़ा जो यानी हमारे देश के साथ वो मैंने इतनी बड़ी दुखद घटना हुई, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, देश का विभाजन हुआ, और विभाजन के चलते जो है 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की लोगों ने जान गंवाई, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। उसको इन देश के गद्दार JNPC वालों ने आजादी का नाम दिया, और वो किसी भी रूप में आजादी का जो तो है हो सकता ही नहीं। वह यानी सत्ता की छीना झपटी कर लीजिए या सत्ता हथियाने की हवस को पूरा करने का जो अंजाम भुगता है देश, उसका दिवस है। और हमारे देश और हमारे अवाम के साथ जो अवाम के साथ घोर विश्वासघात का दिवस है। ये बोला ना, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उधर देश को बांट भी रहा था और जनता के सामने झूठ बोल रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। अच्छा हाँ, इसके विषय में एक तथ्य आया है सामने। जिस वीर सावरकर के पीछे सब पड़े रहते हैं वामपंथी, JNPC और इनके चाटुकार इतिहासकार गणकरानी हिस्टोरियंस, ये वामपंथी मानसिकता वाले बौद्धिक वर्ग, मीडिया, पत्रकारों का गिरोह पीछे पड़ा रहता है वो वीर सावरकर के खिलाफ। और कभी कभी बोलते हैं कि इनकी 2 नेशन थियरी जो है इन्होंने दी।
सब गलत। तो जब ये सत्ता हथियाने की हवस में जब देश को बांटने की बात आ रही थी, तो वीर सावरकर ने खुल के कहा कि नहीं भाई, मैं देश को बटन नहीं दूंगा। वो और टू नेशन थ्योरी का मतलब ही नहीं है। उन्होंने एक बार जरूर कहा था कि भाई कि जो कुछ तत्व हमें जो अभी बताया गया है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज का जो तबका है हमारे भारतीय समाज का, उसमें कुछ कट्टरवादी हिंसक उपद्रवी असामाजिक तत्वों का एक टुकड़ा है। तो उसी को लेकर बोले कि भाई हाँ, ये जो कि अपने भारत को अपना देश नहीं मानते हैं, तो उनके उसके आधार पर उनके लिए जो है वो दूसरा देश है। तो उसी को उठा करके ये जो ये चाटुकार मंडली है जीएनपीसी और वामपंथियों की, वो उसको नाम दे रहे हैं टू नेशन थियरी। कभी मैंने वीर सावरकर ने बताया, वीर सावरकर की तुलना ये कर लेंगे। वीर सावरकर ने अपने जीवन के मतलब कि मैंने 38 साल तक वो झेले हैं। वो 10-12 साल जो है वो जो है उसी रत्नागिरी के आसपास जो है वो नजर बंद रहे, और बाकी जो है वहाँ की अंडमान निकोबार की कालकोठरी की जो है वो यातनाएं झेले। और ये अंग्रेजों के दलाल मुखबिर किस मुंह से जो है उनको बोलते हैं कि ये माफी मांगे। ये तो बीजेपी ही खुद इतना नैतिक रूप से हीन हो जाती है जीएनपीसी के आगे जो है, जो कि इस देश का मैंने सबसे बड़ी गद्दार है और सबसे लुटेरी है, उसके आगे बीजेपी वाले हीन होकर के वो देश का बहुत बड़ा ये अपमान करते हैं सब। तो वो पीछे पड़े रहते हैं कि इन्होंने माफी मांगी पता नहीं क्या। तो जब जो है वो मैंने 40 के दशक में खास करके 45 और 46 के आसपास जो है सब ये सब लग गए थे दोनों गद्दार माने मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू सत्ता हथियाने के लिए। और सत्ता हथियाने में ये जरूरी है तो देश भी बांटना है। तो देश बांटने की जब चर्चाएं चलने लगी तो इन्होंने जो वीर सावरकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं देश को बंटने नहीं दूंगा। तो उनकी यह बात जो है जनता में बहुत लोकप्रिय होने लगी। तब जो है इसका तो काम ही है, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का काम है कि जब भी कोई मुद्दा या नारा ये लोकप्रिय होता था तो उसको सब जो है उसको चुरा लिया करते थे। तब इसने एक झूठा बोला कि नहीं, पाकिस्तान तो मेरी लाश पर बनेगा। तो देश को जानना चाहिए कि एक और जो है माने देश को बांटने की पूरी साजिश कर रहा है ये मोहनदास करमचंद गांधी, और दूसरी ओर बोल भी रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। तो देश को जानना चाहिए कि जो है कि 45 और 46 के आसपास वीर सावरकर ने ही कहा था कि मैं देश को किसी भी हालत में मैं बंटने नहीं दूंगा। और ये बात उनकी जो है काफी जब जनता में लोकप्रिय हो रही थी, उनकी बात को काटने के लिए ये धोखेबाज ये देश का गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने कह दिया कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। और देश ने देखा भी, देश को इसने बंटवा भी दिया। कांग्रेस की कार्य समिति से इसने जो है देश बांटने का प्रस्ताव भी पास करवा दिया। और इसके बाद तो देश ने देखा हो गया कि हमारे 25 से 30 लाख लोगों ने जान गंवाई, 3 करोड़ लोगों के घर उजड़े। तब भी इन सबों ने एक बहुत अच्छी ढाल बनवाई। इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के लिए क्या ढाल बनवाई, राष्ट्रपिता जो देश के साथ विश्वासघात कर रहा है तो उसको सत्य का पुजारी, जो देश को बंटवा करके 25 से 30 लाख लोगों की जान ले रहा है, अहिंसा का पुजारी। तो ये सब जो है उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को बचाने के लिए एक ढाल के रूप में
राष्ट्रपिता सत्य के पुजारी और यही नहीं, विदेशों में भी भारत के हर गली कूच में, हर में गांधी सड़क, गांधी चौक और गांधी संस्थान, तमाम हर जगह जो है। हालांकि कई विद्वान कहते हैं कि इस तरह के जो प्रचार है लोगों के दिमाग को कैप्टिवेट करने के लिए, यह भी एक जो है तमाम कई विदेशी इस प्रकार के जो राजनीति के जाने वाले हैं, ये जो संस्कृति है कि हर गली कूच में इस तरह से बनवाने का, ये कम्युनिस्ट वाले करते हैं। वो वहाँ जैसे आप रूस में चले जाइए, वो लेनिन लाइब्रेरी, लेनिन चौक, लेनिन सड़क, लेनिन जो है वो लेनिन के नाम पर तमाम जो है उसी प्रकार यानी इंडियन साइके यानी भारतीय जो मानसिकता को कब्जा करने के लिए हर जगह गांधी 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 या गद्दार नेहरू, गद्दार के रूप में नेहरू कहने की इसमें साजिश है। लेकिन जो इतनी बात बताई जा रही है, यह बात जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए, इसलिए कि अब ये बीजेपी तो इनके पाप को ढकने वाली है। बीजेपी इन्हीं के साथ जो है मिल करके इनके गद्दारी के पापों को, इनके लूट के पापों को ढकने वाली है। इसीलिए हमारे देश के दुखड़ा यही है कि आखिर इनकी असलियत सामने आएगी कैसे, सवाल इस बात का। तो कम से कम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, कम से कम उनसे ये दरख्वास्त है भारतीय जनता दल की आप कम से कम भारतीयता के आधार पर एक होकर के जो पहला कदम है कि इनको ईवीएम मशीन पर शून्य करिए। अब चुनाव आ रहा है ना, करिए इनको शून्य, वहीं से रास्ता बनेगा, वहीं से समाधान निकलेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।